देखिए, सबसे पहले एग्जाम मोडालिटीज देख लेते हैं कि आपको जो है मेजर एग्जामिनेशन के लिए क्या करना है। आप लोग के सबके मेजर एग्जामिनेशन जितना मुझे पता है 12th को है ना। तो सबसे पहले जो है आपका ये एग्जामिनेशन का टाइम है सभी लोग, क्योंकि आपके क्लास में सिर्फ एक ही उसके बच्चे हैं तो कोई इशू नहीं है। दूसरे क्लासेस में प्रॉब्लम क्या होता है कि उसमें अलग अलग ब्रांच के बच्चे होते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, कभी किसी का टाइम टेबल में कुछ होता है फिर हमें सेट करना पड़ता है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम ओवर हियर, सो दैट्स वेरी गुड। अच्छा, तो ये तो हो गया। नाउ रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स, तो आप अगर देखें तो क्वेश्चन पेपर दो पार्ट्स में है, एक ऑब्जेक्टिव है एक डिस्क्रिप्टिव है, दोनों के ही जो है 25-25 मार्क्स ईच है। तो ऑब्जेक्टिव में जो है एमसीक्यूज आ सकते हैं, एमसीक्यूज आएंगे ही आएंगे, फिलअप्स आ सकते हैं, डेफिनेशंस आ सकते हैं। यहाँ पे जो है मे है ये मस्ट है ना, मतलब एमसीक्यूज होंगे ही होंगे, तो आप जो है एमसीक्यूज, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बुक का ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो भी बुक में होगा दैट इज गोइंग टू बी द एंड वर्ड। ऐसा भी हो सकता है कि हमने क्लास में आपको सारी चीज़ें बताई हूँ, लेकिन कोई भी उसमें अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो इट विल बी द बुक विच विल हैव द एंड वर्ड, क्योंकि बुक इज सुप्रीम। तो ऐसे हमने जो बुक में है वही पढ़ाया है, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि मुझसे कोई चीज़ गलत निकल गई या किसी टीचर से कुछ गलत निकल गया एंड सो ऑन। क्वेश्चन पेपर कोई भी बना सकता है। आई मे बी द पर्सन हु कैन सेट द क्वेश्चन पेपर और एनी ऑफ आवर फैकल्टी मेंबर्स कैन सेट द क्वेश्चन पेपर, क्योंकि सबके यहाँ पे कॉमन कोर्सेज चलते हैं। बट ये ध्यान रखा जाएगा कि जो आपके क्लास में डिस्कशन किया गया है वही चीज़ मोर और लेस क्वेश्चन पेपर में हो। मोर ओवर एमसीक्यूज में उतना प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो ऑब्जेक्टिव होता है, तो आप जो है उसको सही से टिक करें। और फिलिप्स में ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं, तो आपको वहाँ पे वर्ड भरना पड़ेगा, है ना। तो एक ये चीज़ होती है, और तीसरी होती है डेफिनेशन, जो कि 1 नंबर या 2 नंबर का, यूजुअली डेफिनेशन हम 2 नंबर्स के देते हैं, तो उसमें आपको किसी छोटी सी छोटी चीज़ का डेफिनेशन देना पड़ता है। लेकिन देखिए ध्यान रखिएगा कि डेफिनेशन वहीं पे लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। यू कैन नॉट पेस्ट इट, मतलब आप जो है फाइल अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ये आपको गूगल फॉर्म में ही करना पड़ेगा। तो ऑल ऑफ यू मस्ट नोट इट डाउन कि गूगल फॉर्म में आपको ऑब्जेक्टिव करना ही करना है, और गूगल फॉर्म सबमिट होना ही चाहिए। अगर गूगल फॉर्म 5:10 तक सबमिट नहीं हुआ, ये देखिए 2 घंटा 10 मिनट में आप ऑब्जेक्टिव कर लो, है ना। उससे मैं आपको 6 बजे तक का टाइम दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 बजे से लेकिन 5 बजे के 10 मिनट तक आपको ऑब्जेक्टिव कर लेना है और गूगल फॉर्म सबमिट कर देना है। अगर आपको जो है आंसर्स मुझे मेल करने हैं, सपोज इफ यू वांट, और अगर आप वहाँ पे, क्योंकि गूगल फॉर्म जो है 5:10 पे बंद हो जाएगा एज पर ऑर्डर्स, ठीक है ना। तो जो भी टाइम दिया जाता है, जो भी आपका एग्जामिनेशन टाइम है, वो हमें भी देखना पड़ेगा कि 3 बजे से 5:10 तक ही दिया होगा। तो क्वेश्चन पेपर आपके पास 2:55 पे आ जाएगा, है ना। डू नॉट वरी, क्वेश्चन पेपर विल डेफिनेटली कम एट 2:55 PM। ये जो है क्वेश्चन पेपर आपके पास आ जाएगा, आपके ईमेल पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो है उसको देख लीजिए और अच्छे से जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू हो सकता है, फिलिप्स भी हो सकता है, डेफिनेशंस भी हो सकते हैं, वो 25 मार्क्स के होंगे, उसको आप कर लीजिए। उसको करने के बाद आप देखो कि ये 5:10 के पहले सबमिट हो जाना चाहिए। तो इज दिस थिंग वेरी वेरी क्लियर? आपको 5:10 के पहले गूगल फॉर्म सबमिट करना ही करना है। आप मुझे आंसर्स जो है 6 बजे तक भेज सकते हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। लेकिन आपको 5:10 तक ऑब्जेक्टिव सारे करके भेज देने हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव जो है 25 मार्क्स का आएगा, उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, इनमें इंटरनल चॉइस होगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि देयर विल बी इंटरनल चॉइसेस इन दी क्वेश्चंस। इसको आपको क्या है गूगल फॉर्म में अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर्स जो हैं वो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन 8.5 नंबर के आएंगे। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये 25 हो रहा है क्या? नहीं, 25 नहीं हो रहा है, नहीं 25 हो रहा है ना। 8.5 इज गोइंग टू बी 17, 17 प्लस 8 इज गोइंग टू बी 25, तो आई गेस सो इट इज राइट। तो आपको जो है ये 8 नंबर का क्वेश्चन करीब करीब 400 वर्ड्स में, और 8.5 नंबर का क्वेश्चन करीब करीब 450 वर्ड्स में, 400 से 450 के बीच में। बट दिस इज अगेन एन अप्रोक्सीमेट फिगर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये चीज समझ लीजिएगा। आप इससे ज्यादा बड़ा लिखने जाओगे तो आप टाइम वेस्ट करोगे, और बहुत ज्यादा छोटा लिखोगे तो ऑब्वियसली मार्किंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। लेकिन अगेन द थिंग इज, आंसर्स शुड बी ऑफ योर ओन। देयर कैन बी अ वीडियो क्वेश्चन एज वेल, और देयर कैन बी डायरेक्ट क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है ना। लेकिन वो क्वेश्चंस जो होंगे थॉट प्रोवोकिंग होंगे, और जैसे आपने असाइनमेंट में भी देखा या और भी बहुत सारी चीजों में देखा कि अगर आप कॉपी करते हैं तो वो एकदम से पकड़ में आ जाती है। तो कॉपी मत करिए, आप
डिस्कस करना है कर लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है। आप बुक खोल के भी लिखेंगे, वीडियोस खोल के भी लिखेंगे, सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन द आंसर शुड बी ऑन योर ओन एंड यू शुड राइट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे, मैं भी असाइनमेंट पे भी आता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज जो है आपको करनी है, लॉन्ग आंसर्स। एक मिनट। हाँ कुलदीप जी, बस बढ़िया, बताएं। अच्छा, मेरी क्लास चल रही है, हाँ, मैं 10 बजे तक। हाँ ठीक है। ओके, नाउ द थिंग इज कि आपको जो है लॉन्ग आंसर्स में इंटरनल चॉइसेस मिलेंगे, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस मिलेगा, 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक करना होगा। और वीडियो क्वेश्चन में तो शायद वीडियो ही होगा, एक ही वीडियो होगा। तो वीडियो क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और क्या बोलते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। प्लीज डू नॉट कॉपी फ्रॉम ईच अदर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कॉपी होगा तो वही वाली बात है कि बहुत मार्किंग कम होगी या 0 पे जाएगा। तो ये आपका वर्ड लिमिट है। आपको 3 लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो 3 लॉन्ग आंसर्स लिखने के लिए मुझे लगता है कि 2 घंटा इज सफिशिएंट। तो आपके पास ऑलरेडी 3 घंटे का टाइम है। तो ऑब्जेक्टिव करने में बहुत ज़्यादा होने से 10-12 मिनट लगते हैं, और उसके बाद आपके पास फिर भी जो है 2 घंटा 40 मिनट 45 मिनट हो रहा होगा, उसमें आप आराम से सबमिट कर सकते हैं। तो यू विल बी गेटिंग 3 आवर्स टू सबमिट द क्वेश्चन पेपर। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 आंसर्स हैं जिसको लिखना है। हाफ एन आवर ईच में आप ये तीनों आंसर्स लिख सकते हैं, तो 1.5 घंटे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैंने लिख के भी रखा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू सबमिट द गूगल फॉर्म बिफोर टाइम। तो आपका टाइम क्या है, अगर 5:10 दिया गया है आपके उसमें, तो 5:10 पे जो है आपका गूगल फॉर्म बंद हो जाएगा। तो आपको जो है सबसे पहले गूगल फॉर्म सबमिट करना है। वो आपकी अटेंडेंस की भी रिक्वायरमेंट है और वो आपके ऑब्जेक्टिव की भी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो आपके लॉन्ग आंसर्स है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो लॉन्ग आंसर्स हैं उसका जो सबमिशन है दैट कैन बी थ्रू ईमेल एज वेल। आप चाहे तो गूगल फॉर्म में भी वो कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको 2 घंटा 10 मिनट में ही करना पड़ेगा सारा क्वेश्चन। मेरे ख्याल से सारे लोग तो नहीं लिख पाएंगे, कुछ लोग लिख लेते हैं, मैंने देखा है बहुत फास्ट लिखते हैं। तो वो जो है गूगल फॉर्म में सबमिट कर सकते हो, नहीं तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल कहाँ पे करेंगे, दिस इज द ईमेल आईडी जिस पे कि आपको ईमेल करना है। कहीं और ईमेल करेंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, है ना। दिस इज द ईमेल आईडी जिस पे आपको ईमेल करना है। एंड मैं ये भी कहूंगा कि आपको टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट दोनों पे स्टिक करना चाहिए। एक तो आपके पास 3 घंटा है, तो 3 घंटे में आप सबमिट कर दीजिए, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। और जो वर्ड लिमिट है उसको स्टिक करेंगे तो आप टाइम लिमिट को भी स्टिक करेंगे। अगर वर्ड्स में बह जाएंगे, ज्यादा बड़े आंसर्स लिखने चले जाएंगे एंड दिस एंड दैट, तो फिर टाइम लिमिट भी क्रॉस कर जाएंगे। तो ये चीज जो है, सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर है ये सारे फंडे। पहले देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं, जहां तक माइनर 1 हुआ था या मिड सेम हुआ था, वहां तक ऑब्जेक्टिव का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो हमने मिड सेम के बाद वाला कवर किया है, सिर्फ वहां से आएगा, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और आपको जो है, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो कि 7-8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो 8 और 8.5 वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो मिक्स क्वेश्चंस होंगे एंड दोज विल बी वेरी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस एज वेल। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोच के उसको आंसर देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इसके पहले भी कहा और मैं फिर से एक बार कहता हूँ, प्लीज ट्राई टू बी क्रिएटिव, डू नॉट कॉपी। आप अपने वर्ड्स में लिखिए। अगर ग्रामर भी खराब लिखते हैं, इंग्लिश भी खराब लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको मीनिंग जो है वो समझ में आना चाहिए। और क्वेश्चन आंसर का मैंने राइटिंग पैटर्न बताया था कि आपको जो है, अगर सपोज 400 वर्ड्स का आंसर है, तो आपको करीब करीब 5 पैराग्राफ में लिखना चाहिए, जिसमें कि पहला वाला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बाकी 3 पैराग्राफ्स या कभी कभार 4 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, जो कि आपकी मेन बॉडी होगी, और उसके बाद एक कंक्लूजन होगा। तो आपको करीब करीब 5 से 6 पैराग्राफ्स में जो है बेस्ट मेरे ख्याल से आंसर्स लिख सकते हैं। और उसको थोड़ा सा अच्छे से रीफॉर्मुलेट करके लिखिएगा। 400 वर्ड्स के आंसर्स हैं, तो थोड़े से बड़े आंसर्स होंगे, है ना। और उसमें आप एग्जाम्पल्स दीजिए, एनालॉजीज दीजिए, आप अपने खुद का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, दिस एंड दैट, बट योर राइटिंग शुड बी फॉर्मल, यू कैन नॉट बी इनफॉर्मल। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैंने बच्चों का देखा है कि बहुत शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं, जैसे बिटवीन के लिए B/W लिख देते हैं, या और भी बहुत सारे आपको लिखते हो। कभी कभार स्पेलिंग जो है आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके चैट में या किसी में आप लोग उसको शॉर्ट में लिखते हैं दिस एंड दैट, या थोड़ा सा स्पेलिंग अलग लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसको जो है दूसरे तरीके से लिख रहे होते हो।
तो ऐसा मत करो, एकदम प्योरली फॉर्मल लैंग्वेज भी यूज करो और स्पेलिंग्स भी यूज करो, एंड ट्राई टू फॉलो ओनली वन कन्वेंशन, है ना, कि अगर ब्रिटिश कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं तो ब्रिटिश को फॉलो करिए, अगर अमेरिकन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं तो अमेरिकन को फॉलो करिए। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल कलर का है ना, अगर COLOR लिखते हो आप कलर, तो COLOR ही लिखो ऑल ओवर, ऐसा नहीं कि एक जगह पे COLOR लिखा, दूसरी जगह पे COLOUR लिखा, है ना, ऐसा मत करो। कोई एक स्पेलिंग जो है, प्रोग्राम लिख रहे हो सपोज, तो प्रोग्राम PROGRAM दिस इज अमेरिकन, और PROGRAMME दिस इज ब्रिटिश। तो आप कोई भी चीज को लिख रहे हैं तो अगेन एक ही कन्वेंशन फॉलो करिए, दो कन्वेंशन मत फॉलो करिए, और थोड़ा सा जो है लैंग्वेज को प्रॉपरली लिखने की कोशिश करो। और क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग हैंड रिटन आंसर सबमिट करेंगे, है ना, क्योंकि आपके पास टाइप वाला ऑप्शन तो सिर्फ और सिर्फ गूगल फॉर्म में होगा, बाकी सारा चीज़ जो है आपको हैंड रिटन लिखना है। और हर एक पेज में सबसे पहले ध्यान दीजिए अपना नेम और अपना एंट्री नंबर लिखो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंसिस्टेंटली फॉलो करो द सेम हैंड राइटिंग, द सेम स्पेलिंग पैटर्न, और आपकी पेपर्स भी जो है सेम होने चाहिए। ये नहीं कि आपने एक पेपर लाइन वाली लगाई, है ना, ऐसे रूल्ड वो वाला पेपर लगाया, दूसरा प्योरली ब्लैंक लगाया, तो देयर आर सर्टन काइंड ऑफ एप्रीहेंशन। जब हम वो दूसरों को दिखाते हैं तो कहते हैं कि ये इसने कॉपी किया है, कहीं से उठाया है, एंड दिस एंड दैट। फिर कभी कभार हैंड राइटिंग भी जो है थोड़ा सा ऐसा होता है। तो आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए और एक ही तरीके के पेपर से यूज कीजिए, और हर एक पेज में आप लिखो आंसर नंबर, पेज नंबर, आंसर नंबर, पेज नंबर। कभी कभार क्या होता है कि जब आपने सबमिट किया ना, तो आपने जो सबमिट किया उसकी जो जिसे मुझे कहना चाहिए क्रोनोलॉजी, वो आगे पीछे हो गई। जैसे कि आपने आंसर नंबर 4 सबमिट किया, तो उसमें 3 पेजेस हैं सपोज, ठीक है, तो एक पेज और 2 पेज आया, तीसरा पेज किसी दूसरे वाले में चला गया, या पहला आया उसके बाद तीसरा आया उसके बाद दूसरा आया, तो इसलिए हमें समझ में नहीं आता कि हम जो रीड कर रहे हैं तो इनकंसिस्टेंट हो गया। तो आप ऐसा लिखो, जैसे आंसर नंबर 4 PG1, आंसर नंबर 4 PG2, आंसर नंबर 4 PG3, ये हो गया, और आपका नेम, आपका एंट्री नंबर और सिग्नेचर। अगर ये सारी चीजें आप रखेंगे तो इससे होता क्या है कि कंसिस्टेंसी भी रहती है और कोई एप्रीहेंशन भी नहीं होता है। तो आप हर एक पेज में अपना नेम, अपना एंट्री नंबर, अपना सिग्नेचर करेंगे, और आप हर पेज में जो भी आंसर लिख रहे हैं उसका आंसर नंबर लिखिए और पेज नंबर भी लिख दीजिए। जैसे कि ये आंसर नंबर 4 का पेज नंबर 3 है, ये आंसर नंबर 4 का पेज नंबर 4 है, तो क्या होगा कि कहीं पर भी होगा हमें समझ में आ जाएगा कि ये इसके पहले आएगा, ये बाद में आएगा। सबमिशन में ऐसा हो सकता है कि आपने आगे पीछे चिपका दिया, या वो सही से वो नहीं हो पाया, या आपने अलग अलग भेज दिए, है ना, ऐसा करके बहुत बार होता है। कुछ लोग 2 बार 3 बार 4 बार मेल करते हैं, तो एक बार यहाँ से ये वाला आंसर देखना पड़ता है, दूसरा आंसर दूसरी जगह से देखना पड़ता है, एंड सो ऑन, तो वो इनकंसिस्टेंट नहीं रहेगा। फिर पता चला कि आपके नंबर कम आ गए, या कुछ हो गया, या आंसर चेक नहीं हुआ, फिर आप परेशान हो रहे हैं, फिर हम परेशान हो रहे हैं, एंड सो ऑन। ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट के तक सबमिट होना चाहिए, नहीं तो आपके पास री एग्जाम का जो है मेल आ जाएगा, और अगर आपने सपोज सबमिट ही नहीं किया, ना टाइम से किया ना टाइम के बाद में किया, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि आपने सबमिट किया है कि नहीं किया है, तो उससे जो है और प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर सपोज आपका, एक तो सबसे पहले गूगल फॉर्म बिफोर टाइम सबमिट कर दीजिए, आंसर 6 o'clock तक सबमिट कर दीजिए। इन केस आपका आंसर सबमिशन नहीं हो पाया 6 o'clock तक, ठीक है ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम आपको बताएं कि आपका आंसर सबमिशन नहीं हुआ है। आप हमें बता सकते हो कि सर मेरा सबमिशन नहीं हुआ है, ठीक है, या अगर लेट सबमिशन हुआ होगा तो मैं आपको मेल कर दूंगा कि ठीक है आपको कल फिर से देना है एग्जाम मेजर का, ठीक है ना। और अगर वो सबमिशन एक्सेप्ट हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई मेल नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन सपोज अगर आपका सबमिशन नहीं हो पाया, ठीक है, इन केस सबमिशन नहीं हो पाया, ठीक है, तो आपको मेल करना है कि सर मेरा सबमिशन नहीं हो पाया, मैं क्या करूं। तो ईदर ऑफ द केस में आपका जो है नेक्स्ट डे हो जाएगा, या फिर आपका एग्जामिनेशन के बाद होगा, वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की क्या है। लेकिन सबमिशन टाइम से होना चाहिए, और ये नहीं कि 6 बजे का सबमिशन है तो आपका मेल जो है 6:30 बजे आ रहा है, 7 बजे आ रहा है, 8 बजे आ रहा है, एंड दिस एंड दैट, वो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपका 6 बजे का सबमिशन है, आप 5:59 सबमिट कर दो, 5:58 सबमिट कर दो, 5:30 सबमिट कर दो, कोई इशू नहीं है। कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, और उसके लिए ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। थॉट प्रोसेसिंग को सही रखना, और क्वेश्चन जो हैं बहुत जनरल और थॉट प्रोवोकिंग आएंगे। दिस इज द आइडिया जिसके थ्रू जो है इस क्वेश्चन पेपर को करना चाहिए आप लोग को। और कुछ अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, मुझे बता दें, मैं उस हिसाब से और देख लेता हूँ। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ है, प्लीज बता दीजिए, मैं देख लेता हूँ।
सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि जैसे हम दो लोग आंसर हमने गूगल फॉर्म पे सबमिट हो गए, लेकिन एक आंसर मतलब 5-10 से हाँ पहले कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो एक अलग हाँ, आंसर आपको बाद में मेल कर दिया। बिल्कुल ये हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। ये तो करते ही हैं बच्चे। जैसे कि सपोज आपको 3 आंसर्स लिखने हैं, तो 3 आंसर में से एक आंसर आपने गूगल फॉर्म में सबमिट कर दिया, लेकिन बाकी 2 आंसर का टाइम नहीं था। तो आपने बोला कि चलो गूगल फॉर्म सबमिट कर देते हैं, 5:10 तक का टाइम है, तो आपने 5:05 पे सबमिट कर दिया। एक आंसर या 2 आंसर जो आपका बचा हुआ था वो आपने 6 बजे तक मुझे मेल कर दिया, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। आप मेल में लिख भी सकते हो कि सर मेरा एक आंसर गूगल फॉर्म में है और बाकी 2 आंसर्स मैंने यहाँ पे भेज दिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो सर 6 बजे छह तक बजे भेज सकते हैं, 6 बजे हाँ तक भेज सकते हैं ना? हाँ, इसका मतलब ये लास्ट नहीं टाइम। कि लेट भेजो, नहीं है नहीं ना। नहीं, 6 बजे इस तक लास्ट। 6 बजे तक लास्ट है, मैंने आपको बता दिया है। आप ही के क्लास में किसी ने जो है मुझे 2 दिन के बाद भी आंसर भेजा था पिछली बार मिड सेम में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करिएगा। और आप एक बार चेक भी कर लो कि आपके सर्वर में फंसा तो नहीं हुआ है आंसर, क्योंकि वो आउटबॉक्स में दिख जाता है। अगर आपने मेल किया है और वो मेल मेरे पास नहीं पहुंची है तो वो आपको आउटबॉक्स में दिखेगा, इसका मतलब ये है कि वो नहीं गया है। ये चीज़ भी पता होनी चाहिए आप लोग तो। और आपके जो मेजर और मिड सेम और क्विज और असाइनमेंट के मार्क्स हैं, वो सारे के सारे आपको मेल भी किए जाएंगे, है ना। बिफोर वी विल फाइनलाइज द ग्रेड, आपके पास मार्क्स आएंगे, आप उसको देख भी सकते हैं। देखने के बाद अगर आपको कोई इशू है तो हमें गूगल मीट भी कर लेंगे, जिसमें कि सपोज अगर आपको कोई पेपर रीचेक कराना है या कोई असाइनमेंट में आपको कोई डिस्कशन है, क्विज का तो डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर असाइनमेंट में कोई डिस्कशन है या कुछ है तो वो भी पता चल जाएगा।